आज हम अमेरिका और ईरान के रिश्तों की इस उलझी हुई गुत्थी को थोड़ा सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे पास कुछ एनालिसिस है जो ये समझने में मदद करता है कि आखिर इन दोनों देशों के बीच इतनी कड़वाहट क्यों है, इसकी जड़ें कहाँ हैं। और हमारी कोशिश रहेगी कि ये जो लंबा पेचीदा इतिहास है, इसके जो मुख्य बिंदु हैं उन्हें आसान भाषा में समझें। बिल्कुल। ये कहानी कोई एक दो दिन की नहीं, दशकों पुरानी है। कई परतें हैं इसमें। और इसे समझने के लिए हमें पीछे जाना होगा, करीब 70 साल। हाँ, 1953 का जिक्र आता है सबसे पहले। उस वक्त ईरान के प्रधानमंत्री मोहम्मद मुसद्दिक, उन्होंने एक बड़ा फैसला लिया था, तेल उद्योग का राष्ट्रीयकरण करने का। मतलब जो तेल का कंट्रोल विदेशी कंपनियों के पास था, खासकर ब्रिटिश, वो ईरान की सरकार के हाथ में आए ताकि फायदा आम ईरानियों को मिले। यही था ना? बिल्कुल सही। और यहीं से आप कह सकते हैं पेंच फंसा। अमेरिका और ब्रिटेन, उन्हें यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। उनके अपने बड़े आर्थिक हित थे, वो दांव पर लग गए थे। तो नतीजा ये हुआ कि अमेरिका की जो खुफिया एजेंसी है CIA, उसने ब्रिटेन के साथ मिलकर एक सीक्रेट ऑपरेशन चलाया और मुसद्दिक की जो चुनी हुई सरकार थी उसे गिरा दिया। अच्छा, CIA ने गिरा दिया? हाँ, और उनकी जगह सत्ता वापस शाह रजा पहलवी को सौंप दी गई। शाह जो थे वो पश्चिम के अमेरिका के ज्यादा करीबी माने जाते थे। हमारे जो स्रोत हैं वो बताते हैं कि ये सिर्फ एक तख्ता पलट नहीं था। इसने ईरान के लोगों के मन में एक गहरी बात बिठा दी कि अमेरिका अपने फायदे के लिए उनकी संप्रभुता के साथ कुछ भी कर सकता है। और वो शक। समझ गई। तो ये वो पहली कह सकते हैं गांठ थी जिसने भविष्य के तनाव की नींव डाली। फिर कहानी आगे बढ़ती है। आता है साल 1989, ईरान में इस्लामिक क्रांति। शाह को देश छोड़कर भागना पड़ा और ईरान एक इस्लामिक गणराज्य बन गया। तो क्या यहीं से अमेरिका को सीधे सीधे दुश्मन की तरह देखा जाने लगा? हाँ बिल्कुल। क्रांति के बाद माहौल एकदम पलट गया। शाह का शासन, पश्चिमीकरण, इन सब चीजों को नकारा गया और इसमें अमेरिका के साथ जो करीबी रिश्ते थे वो भी शामिल थे। और इसी माहौल में नवंबर 1979 में वो घटना हुई। कुछ ईरानी छात्रों ने तेहरान में अमेरिकी दूतावास पर कब्जा कर लिया। हाँ, वो बंधक संकट। वही 52 अमेरिकी नागरिक 444 दिनों तक बंधक बने रहे। इस एक घटना ने अमेरिका को अंदर तक हिला दिया और दोनों देशों के बीच जो रिश्ते थे उनमें ऐसा जहर घोला कि वो आज तक सामान्य नहीं हो पाए। अमेरिका के लिए ये एक तरह का राष्ट्रीय अपमान था और ईरान में इसे पश्चिम के खिलाफ एक बड़ी जीत माना गया। और इसी बदले हुए माहौल में ईरान ने अपने परमाणु कार्यक्रम पर भी जोर देना शुरू किया, जिसने अमेरिका की चिंताएं और बढ़ा दी। सही कहा। अब ईरान का तो कहना था कि भाई हमारा प्रोग्राम शांतिपूर्ण है, एनर्जी के लिए है, लेकिन अमेरिका और उसके जो सहयोगी देश थे उन्हें शक था, गहरा शक, कि ईरान असल में परमाणु हथियार बनाना चाहता है। और इसी शक के आधार पर अमेरिका ने ईरान पर बहुत बहुत कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाए, सख्त पाबंदियां। जैसे क्या क्या किया गया? जैसे ईरान से तेल खरीदने पर रोक लगा दी, दुनिया भर के बैंकों को ईरानी बैंकों के साथ लेन देन करने से मना कर दिया, कई तरह के व्यापार पर रोक लगा दी। मकसद साफ था, ईरान की अर्थव्यवस्था पर दबाव डालो ताकि वो अपनी परमाणु महत्वाकांक्षाओं से पीछे हट जाए। हालांकि ये भी सच है कि इन प्रतिबंधों का असर ईरान की आम जनता पर बहुत ज्यादा पड़ा। लेकिन ये मामला सिर्फ परमाणु कार्यक्रम तक ही नहीं रुका। मध्य पूर्व की जो रीजनल पॉलिटिक्स है उसमें भी ये दोनों देश अक्सर एक दूसरे के खिलाफ खड़े दिखते हैं। हाँ, ये एक और बहुत बहुत अहम पहलू है। देखिए, मध्य पूर्व में दोनों के अपने अपने खेमे हैं, अपने अपने सहयोगी। अच्छा। अमेरिका पारंपरिक तौर पर इजराइल और सऊदी अरब जैसे जो सुन्नी अरब देश हैं उनके करीब रहा है। वहीं ईरान जो एक शिया बहुल देश है वो इनका कड़ा विरोधी है। अच्छा। और ये जो दुश्मनी है ये हमें सीरिया में, इराक में, लेबनान, यमन, इन सब जगहों पर साफ दिखती है, जहां अमेरिका और ईरान अक्सर अलग अलग गुटों का साथ देते हैं एक दूसरे के खिलाफ। इसे आप एक तरह का प्रॉक्सी वॉर कह सकते हैं, छद्म युद्ध। अच्छा। जहां सीधे नहीं लड़ते लेकिन अपने साथियों के जरिए एक दूसरे को कमजोर करने की कोशिश करते हैं। ये इलाके में दबदबे की लड़ाई है। और इसी तनाव के माहौल में 2020 में एक बहुत बड़ी घटना हुई, जब अमेरिका ने ड्रोन हमले में ईरान के एक बहुत बड़े सैन्य कमांडर जनरल कासिम सुलेमानी उनको मार दिया। इसने तो जैसे आग में घी डाल दिया होगा। निश्चित रूप से सुलेमानी ईरान में बहुत लोकप्रिय है और मध्य पूर्व में ईरान की जो पूरी मिलिट्री स्ट्रेटजी थी उसके वो एक तरह से कर्ता धर्ता माने जाते थे। उनकी हत्या एक बहुत बड़ा कदम था, एक सीधी उकसावे वाली कार्रवाई। ईरान ने जवाब भी दिया, इराक में अमेरिकी ठिकानों पर मिसाइलें दागी।
इस घटना ने दोनों देशों के बीच जो दशकों पुराना अविश्वास था, उसे और गहरा कर दिया। रिश्ते बिल्कुल टूटने के कगार पर पहुंच गए थे। हमारे स्रोत बताते हैं कि इसने बातचीत की जो थोड़ी बहुत गुंजाइश थी, उसे भी कम कर दिया। तो अगर हम पूरी तस्वीर देखें, 1953 का वो तख्तापलट, फिर 1979 की क्रांति और वो बंधक संकट, फिर परमाणु कार्यक्रम पर ये लंबा विवाद, मध्य पूर्व में ये वर्चस्व की लड़ाई और फिर सुलेमानी की हत्या, ये सब मिलकर आज के तनावपूर्ण रिश्तों की कहानी कहते हैं। हाँ, और समझने वाली बात यह है कि ये सिर्फ कुछ घटनाओं की लिस्ट नहीं है। इसके पीछे एक गहरा ऐतिहासिक अविश्वास है, विचारधाराओं का टकराव है। एक तरफ पश्चिमी लोकतंत्र पूंजीवाद, दूसरी तरफ ईरान का इस्लामिक गणराज्य का मॉडल, और साथ में अपने अपने राष्ट्रीय और क्षेत्रीय हितों को साधने की एक लगातार चलने वाली कोशिश। हमारे स्रोत ये सवाल भी उठाते हैं आखिर में कि क्या ये दुश्मनी कभी खत्म भी होगी? क्या डिप्लोमेसी, आपसी समझ, इसका कोई रास्ता बचा है, या ये टकराव यूं ही चलता रहेगा? ये वाकई $1,000,000 सवाल है। लेकिन यहाँ एक और सवाल सोचने लायक है, जिसका जिक्र हमारे स्रोत करते हैं पर जवाब नहीं देते। क्या अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में सच में कोई स्थायी दुश्मन या दोस्त होता है, या हमेशा सिर्फ स्थायी हित ही होते हैं जो मायने रखते हैं? इस पर सोचना शायद दिलचस्प होगा।